आज हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट, दो मेरे पास वेक्टर्स हो, मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, इसका नाम रख देते हैं ए वेक्टर, इसका नाम रख देते हैं बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो इस प्लेन में है, इनको जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो उसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिखते कैसे हैं इसको? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, पढ़ते पता ही कैसे? ए वेक्टर, फिर इसको क्या पढ़ते हैं? क्रॉस, फिर बी वेक्टर। और हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलता कैसे है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ए बी साइन थीटा और साथ में यहां पे आता है एन कैप। ठीक, कल हमने जो पढ़ा था ना डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पर क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन साथ में एक चीज और आ रही है, क्या आ रहा है? ये चीज आ रही है एन कैप। व्हाट इज दिस एन कैप? इट इज अ डायरेक्शन, इट इज अ डायरेक्शन। यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके आपको इस बार एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्या मिल रहा है? आपको इस बार एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके आपको एक नया वेक्टर मिल रहा है। उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, देखो ना वेक्टर के पास होता क्या है? दो ही चीजें, यहां तो उसके पास मैग्नीट्यूड और उसके पास डायरेक्शन। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो नया वेक्टर मिल रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आता है? जो ए एंड बी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच जो एंगल थीटा बनता है, इसका साइन कंपोनेंट ले लेना आपने, ए बी साइन थीटा, और साथ में यहां पे एन कैप है, तो डायरेक्शन भी है। तो ए क्रॉस बी जो है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं। देखो मैंने लिखा ना क्रॉस प्रोडक्ट को, मैंने वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोला क्योंकि इस बार मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है ए क्रॉस बी करके, हमें जो आंसर मिल रहा है, यानी ये जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिल रहा है, वो इस बार स्केलर नहीं, वो इस बार एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एन कैप उस वेक्टर की डायरेक्शन है। चलो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया और साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। लेकिन अब बात आती है डायरेक्शन की। सर डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन है ना, तो हमें बताना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल होना चाहिए जो हमें बताए कि ए क्रॉस बी करके जो नया वेक्टर बनना है वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो है ना। ए क्रॉस बी मैंने अगर किया, ए क्रॉस बी अगर मैंने किया, अब जो नया वेक्टर मिलेगा वो कहां है? ठीक है ना। मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, गर्मी लग रही है, लगा लो पंखा, मच्छर काट रहा है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो ऐसे एक नया वेक्टर मिल रहा है, लिख दो सी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर जो नया वेक्टर मिला है किसके बराबर आएगा? ये आएगा आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, है ना। अब समझ आया ना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर जब हम करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, तो वो नया वेक्टर का नाम रख दो, चलो सी वेक्टर है जी। किसके बराबर है वो? ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बात आती है, चलो मैग्नीट्यूड का तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? ये जो नया वेक्टर है कहां है? अगर मेरे को वो नया वेक्टर यहां दिखाना होगा, इधर इसमें दिखाना होगा कि ए और बी लिख दिया मैंने, अब नया वेक्टर बना सी वेक्टर, वो कहां बनाया मैंने? अगर उसको बनाना होगा तो उसका एक रूल है, उसकी डायरेक्शन को बताने का एक रूल है। वो रूल क्या है? आप उसको कह सकते हो राइट हैंड, हम रूल भी कहते हो, और साथ में उसको बोल सकते हो एक और है राइट हैंड स्क्रू रूल। किसी से भी इसका पता कर सकते हैं डायरेक्शन का। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये रूल क्या कहता है भाई साहब? सिंपल सा रूल है, क्या कहता है कि अगर आपको इसमें इनको मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर मिला है उसका पता करना है ना, कुछ नहीं करो तुम लोग, ए से बी जा रहे हो, ये डायरेक्शन है, तो तुमने क्या करना, अपनी उंगली ना इस तरह से फोल्ड करनी है, ए से बी, ये देखो ए से बी, तो ये जो आपका थंब है ना, ये आपकी डायरेक्शन बता रहा है किसकी? उस नए वेक्टर की। ठीक है ना, ए से बी गए, ये इसमें, अगर बी से आता तो इसकी डायरेक्शन
बोर्ड के उस तरफ होती है ना। तो मैं ए से बी जा रहा हूं, मतलब ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी करके जो मैं नया वेक्टर मिल रहा है वो पता कौन सा है, ये देखो ये होना वो तो नया वेक्टर। ए क्रॉस बी करके जो है मुझे वेक्टर मिलेगा ना वो इस प्लेन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। आप देख रहे हो चीज, अगर वो इस डायरेक्शन में है तो ये जो नया वेक्टर मुझे मिला ना, मतलब ए क्रॉस बी तो ये वेक्टर, ए क्रॉस बी तो ये वाला वेक्टर। अब ये जो नया वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन मुझे मिली, ये डायरेक्शन कैसी है, ये जो नया वेक्टर मिल रहा है आप देख रहे हो ये नया वेक्टर इसके वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। देखो ना यार, ए क्या बी के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये जो नया वेक्टर मिला ये ए के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो नया वेक्टर मिलना है इट इज अ परपेंडिकुलर प्लेन। ये जो नया वेक्टर मुझे मिलना है ना, ये वाला सी वेक्टर है, इसकी कुछ खास बात क्या है कि इट इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। फिर से समझना कि क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो नया वेक्टर मिलता है ए क्रॉस बी करके जो मुझे नया वेक्टर मिला, इस नए वेक्टर की खास बात ये है कि इट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के। ये परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के जिस प्लेन में ए और बी पड़े हुए हैं। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारे फेनोमेना समझ आते हैं। फिर आगे जाके ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका पता तब चलता है जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और यकीन मानो इसकी डायरेक्शन का पता कम बच्चों को पता होता है, लिखने के लिए वो लिख देते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, लेकिन उसको एक तुम कह सकते हो कि फील नहीं करते वो है क्या चीज़ है ये। उसकी वजह से ढेर सारी क्वांटिटीज है जिनका उनको आगे जाके पता नहीं चलता है। तो याद रखना क्या, ए क्रॉस बी करके जो मुझे नया वेक्टर मिल रहा है उसका नाम है सी वेक्टर, और वो सी वेक्टर यहाँ कहाँ है, वो इस प्लेन में नहीं होता। मतलब ए इधर बी इधर, तो तुम कहोगे सर सी इधर होगा, ये सी वेक्टर नहीं, वो नहीं है, इस प्लेन में होता ही नहीं है वो कहाँ होता है, वो इस यहाँ होता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। मतलब वो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ऐसा बोल सकते हो। दैट सी वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। वो ए एंड बी तो एक प्लेन में होंगे ना, उस प्लेन में जो होंगे उसके परपेंडिकुलर वो होता है। अब देखो ए से बी जाओगे तो यहाँ, बी से ए जाओगे तो मतलब बोर्ड के उस तरफ डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है ना, ये कहता है राइट हैंड स्क्रू रूल। लेकिन फिर भी बुक्स में या बोर्ड पे मुझे दिखाना ही है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे दिखा दूंगा, ए से बी गया तो भाई साहब जो मेरे पास सी वेक्टर होना है मान लो ये है, ये जी सी वेक्टर। अब दिखाने के लिए मैंने बोर्ड पे दिखा दिया कि ये इधर है सी वेक्टर, लेकिन ये सी वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ नहीं है। अब मैं कैसे दिखाऊं यार, ऐसे थोड़ी रखूंगा हर बार, है ना। सी वेक्टर कहाँ है, कॉपी पे एग्जाम में लिखे, जब लिखोगे शीट पे तो वहां पे पेन घुसा के आओगे सर सी वेक्टर ये है मेरा सी वेक्टर, है ना। तो वहां पे दिखाओगे ना सी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो वहां पे दिखाने के लिए हम यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं। और बी से ए दिखाएंगे, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और आप कहते हो सर बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब बी से तुम ए की तरफ आ रहे हो, तो ये तब ये मेरा एन कैप ये मतलब सी वेक्टर मेरा ये होगा नीचे की तरफ डायरेक्शन, है ना। ये नीचे ऊपर का मतलब क्या है, ये और ये दिखाने के लिए ऊपर दिखाया, बट इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। ऐसे करके है नहीं, ये ऐसे है। अब ऐसे नहीं ना दिखा सकते, 2D है, हमने 3D का चीजें कैसे बतानी है, तो ऐसे दिखा देते हैं, है ना। समझ आया कॉन्सेप्ट, समझ आया। देखो इसको और थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा इसका। V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे पता क्या चीज होती है, V होती है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, R होता है यहाँ पे रेडियस, ठीक है। ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना, उस सर्कुलर मोशन में हम जब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन तो वहां बात करेंगे, उस सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बात करनी है किसकी, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर की। एक सर्कुलर मोशन के जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, उसका रेडियस भी होता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी है, जिस प्लेन में रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी पड़े होते हैं, लीनियर वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होती है, उस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, एक होती है लॉरेंस फोर्स, ये भी तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। लॉरेंस फोर्स क्या होती है, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स होती है ना, ये किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू मतलब चार्ज, वी मतलब चार्ज की वेलोसिटी, क्रॉस बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ी कमाल की चीज है। कमाल की चीज है क्या है, इसमें क्या होता है, मान लो अब वही है कि थोड़ा क्लास 12 की बात है, थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसको एक्सप्लेन करते हुए, चलो फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आपके पास मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, इधर और इधर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ से यहाँ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन भी है भाई, डायरेक्शन तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बता तो रहा हूँ कहाँ से कहाँ जा रही है।
तो इसका मतलब वो कौन है, वो बी वेक्टर है। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक छोटा सा मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड जा ही रही है, इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं फेंकूंगा ना ऐसे सीधा, ऐसे करके फेंकूंगा, ऐसे करके, अब मैंने इसको फेंका, उसको किसी वेलोसिटी से फेंका, डायरेक्शन भी मुझे पता है मैं कहां फेंक रहा हूं, है ना, तभी तो वेलोसिटी लिख रहा हूं। तो ये मैंने एक चार्ज पार्टिकल फेंका एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो पता क्या होता है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फेंका जाता है ना, मतलब क्या हुआ, बी तो है ही है, ये वी भी आ गया, वेलोसिटी से फेंक रहा हूं ना कुछ, तो वी भी आ गया, तो इस पे लगती है एक फोर्स, इस पे लगती है एक फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। तो ये सीधा नहीं जाता, ये हम सोचेंगे ना ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल फेंको तो ये सीधा जाएगा, नहीं जाएगा सीधा, इस पे एक फोर्स लगती है, उसी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये कहां जाता है, ये ऐसे करके जाता है, मतलब उस वो ताकत कहां लग रही है, बी और वी के, देखो ना वी कहां आया, देखो वी कहां आया इधर, बी कहां है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर, ऊपर। तो मतलब ये ऐसे जाने के बजाय ये ऐसे करके जाता है ना, देखो ऐसे जाने के बजाय ऐसे करके जाता है ऊपर की तरफ। तो ये यही है लॉरेंस फोर्स। इसके पीछे के और बड़े ढेर सारी फिजिक्स है इसके पीछे, लेकिन वो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वो क्लास 12 में जब बात करेंगे तो वहां बताऊंगा। लेकिन देखो यहाँ पे भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे, और खासकर दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, स्केलर और वेक्टर। और वेक्टर में भी हमारे पास आगे जाके दो तरह से प्रोडक्ट होता है, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ढेर सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डॉट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ढेर सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट तो चलो सिंपल उसमें, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है तो कहानी खत्म है, बस मैग्नीट्यूड लिखा काम खत्म। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन का ही तो सारा खेल है, डायरेक्शन का तो सारा खेल है, वही तो आपको पता करना है कि डायरेक्शन कहाँ है ना। ये सारी कहानी उसी की तो बता रहा हूँ। गॉट द पॉइंट, समझ आ रहा है, ठीक है। एक तो केस डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, अगर यहां पे थीटा जो है ना 0 डिग्री होता तो क्या होता, इस केस में अगर थीटा 0 डिग्री होता तो क्या होता, मुझे बताओ, मैं बताऊं, बताइए क्या होगा यार। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नया वेक्टर सी, लेकिन ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप साइन 0 साइन 0 0, तो मुझे बताओ क्या आया आपका आंसर, 0 यार। तो ए क्रॉस बी अगर साइन 0 डिग्री हो तो इस बार कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास ए और बी वेक्टर पड़े हुए हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल कितना है इसका, 0 डिग्री, इसका अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो कुछ नहीं मिलता, कोई वेक्टर नहीं मिलता। जबकि अगर डॉट प्रोडक्ट करते तो कुछ ना कुछ मिलता है ना, मिलता ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे अगर इस तरह के वेक्टर्स का, तो हमारा आंसर क्या होता है, 0। अच्छा, सिमिलरली अगर थीटा 180 डिग्री होता तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आता, क्या सी वेक्टर की वैल्यू होती, क्या मैग्नीट्यूड होता सी वेक्टर का, देखते हैं। ए बी साइन 180 एन क्या, बताइए साइन 180 कितना होता है, 0, अगेन 0। तो यानी कि अगर मेरे पास ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, इसका अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब भी जो मुझे नया वेक्टर मिलना है उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होता, मैग्नीट्यूड 0 आता है। जब मैग्नीट्यूड 0 तो मतलब वेक्टर ही नहीं है, उसके बाद कुछ, है ना। अगर अब एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो बच्चों क्या होता, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो क्या होता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे यार, 90 डिग्री एन कैप साइन 91, तो उसका आंसर ए बी एन कैप। तो मतलब वही ए बी एन कैप, मतलब एक नया वेक्टर मिला, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। और डायरेक्शन क्या है इसकी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। यार सिंपल सी बात है, हर जगह तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो एक ए वेक्टर ही है, ये बी वेक्टर ही है, और मैं कौन हूं फिर, सी वेक्टर, यही है ना। मैं कहा हूं, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर मैं हूं, तो मैं कौन, सी वेक्टर। आई समझ में बात कि ए सी वेक्टर कहां होता है, सी वेक्टर यहां होता है जहां पे ए और बी वेक्टर
जिस प्लेन में होते हैं ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कौन, सी वेक्टर, है ना। ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कौन, सी वेक्टर। यार सीधी सी बात है ना, क्लियर है, समझ आ गया। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज देख लें इसकी, हैं। अच्छा बताओ क्या ए और बी वेक्टर जो हैं जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ये कम्यूटेटिव इन नेचर होंगे। हमने डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ना यार, प्रॉपर्टीज करते हैं इसकी डिस्कस। पहली प्रॉपर्टी है कि यार ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, है ना, कम्यूटेटिव ये नहीं होते, नहीं होते कम्यूटेटिव। कैसे नहीं होते कम्यूटेटिव, नहीं होते कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इस बार ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो एन गैप है ना इस बार, यार ए क्रॉस बी किया तो मेरे को डायरेक्शन मिली है, बी क्रॉस ए करूंगा डायरेक्शन मिलेगी ये, तो डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो जब डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं लिख सकता ना यार, है ना। तो ये आ गया कि ये कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं है, ये कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं है, लिख दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या था यार, ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा होगा अगर, है ना, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए, फॉर यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स। उसकी एक ट्रिक बताऊंगा तो मैं पता करने की। अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो क्या आंसर आएगा, आई कैप, है ना, आई कैप साइन 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 थीटा कितना होगा, देखो ना, इसको मिटा दूं, ये देखो, ये आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। ये कौन है, आई कैप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो जब आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो एंगल कितना बनेगा उसका, यार मान लो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पड़ा हुआ है, हाँ? ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो मुझे तो आई कैप और आई कैप में कितना एंगल बन रहा है, जीरो नहीं बन रहा। तो जब जीरो बनेगा तो यहां पे जीरो लिख दूं। अब बताओ आंसर क्या, क्या आंसर आएगा इसका, अबे जीरो नहीं आएगा क्या, साइन जीरो जीरो नहीं होता, है ना। तो आई कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर, जीरो के बराबर। डायरेक्शन की तो भी बात ही नहीं की हमने, क्यों, क्योंकि आंसर ही जीरो आ गया। अच्छा इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आता, जीरो। के कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर आता, जीरो। जबकि डॉट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। बट इन दिस केस आई कैप क्रॉस आई कैप में आंसर जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप आंसर जीरो, के कैप क्रॉस के कैप आंसर जीरो, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल जीरो, और जब एंगल जीरो तो साइन जीरो जीरो, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर जीरो आ गया, ठीक है ना। बट बोले तो क्या होगा अगर, क्या होगा अगर हम ये काम करेंगे, आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जे के साथ, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या आंसर आएगा। अब देखो भाई साहब ऐसा है ना, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, आई को मैं जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, आई को मैं जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। आई का यार ये होते क्या है, आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड का 1 है। तो यहाँ पे आपका बोल रहे सर देखो, ये आई को हम ऐसा लिख देंगे 1 जे का मैग्नीट्यूड आएगा, साइन थीटा आएगा सर, तो सर डायरेक्शन भी आएगी सर, सर डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से मिल जाती है। आई और जे एक प्लेन में है, अब के कैप जो होगा वो कहाँ है, ऐसे लिखने को तुम ऐसे लिखते हैं इसको, बट होता ही ऐसे है, आई और जे इस प्लेन में, तो जो डायरेक्शन है आई क्रॉस जे की वो क्या होगी भाई, वो के नहीं होगी क्या, देखो ना, आई और जे एक प्लेन में, डायरेक्शन एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है, तो प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे, तो वो कौन है, वो तो के कैप है, वो तो के कैप है। यानी कि इस बार डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, के कैप,
और देख लो, अच्छा थीटा कितना आया, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं ना, आई क्रॉस जे मतलब आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री। और डायरेक्शन कैसे मिल रही है मेरे को भाई साहब, सीधी बात है, डायरेक्शन होगी क्या क्रॉस प्रोडक्ट में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो इस बार ए एंड बी कौन है, आई और जे, तो आई और जे इस प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, के कैप ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के कैप। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। देखो ना, आई का 1, जे का मतलब 1, साइन थीटा 1, तो बचा क्या, के कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ठीक, एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं तुम्हें करने की बार बार, क्योंकि अब आपको और सारा ढेर सारी चीजें करनी है ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, है ना, तो अलग अलग करते होगा। तो एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, तुमने एक सर्कल ड्रा करना है, एक सर्कल ड्रा करने के बाद तुमने ये डायरेक्शन आई क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रा कर देनी है। उसके बाद तुमने लिख देना है, इधर लिख देना आई कैप, इधर लिख देना जे कैप, इधर लिख देना के कैप, सही है। तो मैंने क्या लिखा, आई क्रॉस जे, तुम लिखोगे आई क्रॉस जे, आंसर के। डायरेक्शन देखो, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, अगर इसी डायरेक्शन चलते रहे तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। देखो आई क्रॉस जे, आंसर के, वही डायरेक्शन जो तुमने ड्रा की क्लॉकवाइज ही है ना, तो तुमने आंसर लिखा पॉजिटिव में। अच्छा, अगर मैं लिखता इसको, अगर मेरे को करना है मान लो जे क्रॉस के, तो आंसर देखो जे क्रॉस के का आंसर आई कैप, डायरेक्शन वही क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आंसर आई कैप। अच्छा, अगर मेरे को के क्रॉस आई करना होता, के क्रॉस आई करना होता, तो आंसर देखो के क्रॉस आई का आंसर जे कैप आ गया। अच्छा, कुछ भी ले लो तुम, चाहे डायरेक्शन पॉजिटिव कर लो, देखो क्या होता है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, आई और के को करता, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, देखो आई क्रॉस के का आंसर जे, आई क्रॉस के का आंसर जे। लेकिन देखो तुम उसके अपोजिट आ गए अब, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुमने ये सर्कल ड्रा किया है, लेकिन तुम चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे कैप। अच्छा, अगर के क्रॉस जे बोलते तो आंसर देखो के क्रॉस जे, उल्टा चल रहे हो तो माइनस आई कैप। मतलब ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये सर्कल ड्रा करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रख लो और बस कर लो यार। जे और आई को करता तो जे कैप क्रॉस आई कैप, क्या आंसर, जे और आई का आंसर के, बट कैसा अपोजिट आ रहा है ना, तो माइनस के कैप, तो माइनस के कैप, है ना, है ना, इजी ट्रिक याद रखने की। बस ये आपने ये रखना है कि आई क्रॉस आई किसके बराबर होता है, अरे जीरो होगा यार, साइन जीरो आ जाएगा ना, साइन जीरो जीरो होता है, जे जे जीरो, के जीरो। अब आई क्रॉस जे का आंसर अलग, जे क्रॉस आई का आंसर अलग, है ना, आई क्रॉस जे का आंसर के कैप और जे क्रॉस आई का आंसर, देखो यही बात याद रखनी है ना मित्रों, इसी बात का ध्यान रखना मित्रों। ये देखो आई क्रॉस जे का आंसर के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के कैप, जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के कैप। पता कैसे चल रहा है यार, यहीं से पता चल रहा है, याद कैसे रखोगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा बना लिया हमने, ट्रिक, आई क्रॉस जे आंसर के, जे क्रॉस आई उल्टी डायरेक्शन तो आंसर माइनस के। तो जैसा मर्जी पूछ लो आपको आ जाएगा ना। अब तो ये होता है यूनिट वेक्टर का खेल। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने यूनिट वेक्टर्स में करना है तो इस तरह से किया जाता है। तो अगर हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा कार्टेशियन सिस्टम में, तो उस समय हमने क्या करना है, तो करते हैं इन कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, 2D भी हो सकता है, 3D हो सकता है, चलो हम 3D के लिए कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो कार्टेशियन सिस्टम में तुम्हें पता है ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से हम लोग, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना। ए वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट में क्या कंपोनेंट है उसको भी लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या कंपोनेंट है उसको भी लिखा जाता है, और जेड कोऑर्डिनेट में उसका क्या कंपोनेंट है उसको भी लिखा जाता है। तो इस तरह से जब एक वेक्टर को लिखा जाता है तो हम लिखते हैं कि ये एक वेक्टर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो मान लो बी वेक्टर आपका इस तरह से है कार्टेशियन सिस्टम में, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक। अब अगर इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में करना है, तो हिसाब से देखा जाए क्या ही करना है हमें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसके दो मेथड है करने के, एक तो ये मेथड ट्रेडिशनल वे है ना। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें ना थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा लंबा मेथड है और इसमें गलती होने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। जैसे ना क्या करना है आपने, ए एक्स आई को इन सब तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ए वाई को भी इन तीनों से, ए जेड को भी इन तीनों से। काफी लंबा एक हैक्टिक सा यहाँ पे जॉब आपका हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम इजी वे में करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है डिटर्मिनेंट मेथड। क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो करेंगे कौन से मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से। इस मेथड से नहीं करेंगे। कर सकते हैं, इजी है मतलब, लेकिन थोड़ा सा लंबा बड़ा है और यहाँ पे गलती होने की थोड़ी सी संभावना आपकी ज़्यादा है। तो इसीलिए इस मेथड से नहीं करेंगे। हम कौन से मेथड से करेंगे? मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो अभी मेथड बताऊंगा उसी से कर सकते थे, इससे नहीं कर सकते। कर सकते हैं इससे भी, तो लंबा सा मेथड है, टाइम वेस्ट वाला ज़्यादा है। तो हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि हमारा एक ऐसा मेथड जिसमें टाइम ज़्यादा लगे। तो इसलिए देखो एक मेथड है, उससे हम उसको करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? अभी तो तुम क्लास 11 में हो। डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये तुमने क्लास 12 में पढ़ना है जिन्होंने मैथ रखा हुआ है। तो जिन्होंने मैथ नहीं रखा हुआ है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जितना भी मैं यहाँ बताऊंगा उतना ही आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आपके लिए तो यही है जितना सा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करते हैं बेसिकली, देखो आपने तो क्लास 10 तो तुमने पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशंस में उससे पहले भी क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा। देखो क्लास 8 में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, डिटर्मिनेंट मेथड तक पहुंचे कैसे। आपने देखो बचपन में ये पढ़ा होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। फिर आपको बोला होगा जी यहाँ पे ना x इतना है, x की वैल्यू 1 है, बताओ y की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन थी जिसमें आपको एक वेरिएबल दिया होता था, दूसरा आपको निकालना होता था। फिर तुम थोड़े बड़े हुए, क्लास 10 तक पहुंचे, फिर तुम्हें एक की जगह दो वेरिएबल मिलने लगे। तुम्हें बोला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू। अब तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन थी और दो लीनियर इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना था। तो तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे भी ऐसे लिखते थे ना, ऐसे करके सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन अब अगर तुम्हारे पास दो की जगह 3 इक्वेशंस होती, अब कैसे सॉल्व करें? 3 की जगह 4 इक्वेशंस होती, अब कैसे सॉल्व करें? मेरे को समझ रहे हो ना। पहले तो हमारी कहानी शुरू हुई यहाँ से 8th क्लास, यहाँ तक 10th क्लास। अब अगर आपको बोले 2 की जगह तुम्हें 3 इक्वेशन दे दे, 4 इक्वेशन दे दे, 5 इक्वेशन दे दे, और फिर तुम्हें बोले कि बताओ इन 5 इक्वेशन जो तुम्हें दी हुई है इनमें निकालो वैल्यूज, x y z की वैल्यू निकाल के दिखाओ, है ना। और 2 की जगह 3 इक्वेशन वेरिएबल्स हो, मतलब 3x प्लस 4y, मतलब कुछ z भी लिखा हो, z छोड़ के यहाँ पे सपोज करो 4k भी लिखा है मैंने, 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन भी 3-4 हैं। फिर अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। फिर अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में करोगे तो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इन तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहां पर एक से ज्यादा हमारे पास इक्वेशन, एक से ज्यादा 2 से ज्यादा अगर इक्वेशन हो, वेरिएबल भी ज्यादा हो, उनको सॉल्व करने के लिए आता है कौन? आता है डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ तो 2 ही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल 3 है। तो इजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, ये देखो। अगर डिटरमिनेंट मेथड में क्या करते हैं ना, इस तरह से पहले हम 2 लाइनें लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो इनमें कॉमन क्या है, आई जे के इसके पास भी, आई जे के इसके पास भी है, दोनों के ही पास है। जो कॉमन है ना उसको हमने लिख देना है यहाँ पे आई जे के, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले वाली जो इक्वेशन है उसके जो आई का जो कंपोनेंट है कौन है, ए एक्स, तो उसको लिख देना आपने थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे ए एक्स, जे का ए वाई, के का ए जेड। इसी तरह से इसमें क्या आएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। बहुत इजी है ये उस वाले में जो भी, अगर तुम ये नहीं करते, वो पुराना मेथड करते ना, इसको सबसे मल्टीप्लाई, इसको सबसे मल्टीप्लाई, बड़ा लंबा था वो। इसमें बस एक ही, बस ये लिखना आया तुम्हें, उसके बाद एक ही क्वेश्चन में इसका आंसर है, इसलिए ये बड़ा आसान है। एक ही क्वेश्चन लिखेंगे आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन वो तरीका देखो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, तरीका क्या होता है इसको करने का। देखो आपने क्या करना है, पहले लिखना आई कैप, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना इसका क्या करना है, देखो पहले लिखा आई कैप, आपने लिखा यहाँ लिखा आई कैप, ठीक। अब क्या करना है, आपने ना, ये आपकी रो है, ये आपका कॉलम है, ठीक। आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को छुपा देना है।
इस रो और उस रो को छुपा देना, तो बचा क्या? देखो ना यार, अगर आप इस रो को, मान लो ये रो और ये आपका जो कॉलम है, मान लो ये आपको छुपा देते हो, आप इसको हटा देना, इसको हटा देना, ठीक। अगर आप इसको भी हटा देते हो, इसको भी हटा देते हो, बचा क्या? तुम्हारे पास ये चीज बची। ध्यान से समझो यार, फर्स्ट टाइम तुम डिटरमिनेंट को देख रहे हो, इसलिए ध्यान से समझो करते कैसे हैं। तो तुम्हारे पास बचा क्या? ये चीज बची सिर्फ, है ना। अब तुमने क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या बनाए? ए वाई बी जेड माइनस, फिर माइनस डालना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ए जेड बी वाई, खत्म काम, है ना। एक ही हमारी लाइन में इसका आंसर आ जाएगा इस वाले मेथड से, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब देखो अगला क्या करना है। आई कैप का स्टोरी खत्म, अब जे कैप की स्टोरी। अच्छा, पहले को प्लस में रखते हैं, दूसरे को माइनस में, तीसरे को फिर प्लस में, 4 होता तो फिर प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। तो अगला क्या है, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस, है कौन है? जे कैप है, मैंने लिखा यहाँ पे जे कैप, ठीक। जे के साथ एसोसिएटेड जो कॉलम है उसको ब्लॉक कर दो, और जे के एसोसिएटेड जो रो है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास बचा क्या? ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, यही बचा। अब तुमने क्या करना है, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, ए एक्स को करेंगे बी जेड के साथ मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे इसको ए एक्स बी जेड, और ए जेड को करेंगे बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, माइनस करके ए जेड बी एक्स, सही है ना? सही है। अब क्या बचा आपके पास? अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये लो जी, इसको मैंने मिटा दिया, जिसको उसने गायब करा। चलिए, अब हमारे पास क्या बचा? के क्या बचा, और होना कैसा चाहिए? प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा प्लस के कैप, और अब जो के कैप है इसके साथ एसोसिएटेड जो कॉलम है, ये देखो, ये इसके साथ एसोसिएटेड जो कॉलम, ये वाला, इसको तुमने ब्लॉक कर देना है, और इसी के साथ एसोसिएटेड जो रो है उसको ब्लॉक करना है। ये रो आ गई इसकी, इसको ब्लॉक कर दो। बचा क्या फिर? ये 4 चीजें बची। तो तुमने क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ए वाई माइनस बी एक्स, खत्म। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका? ए क्रॉस बी का। अगर ए और बी आपको कैसे दिए हो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हो। तो तुमने देखा डिटरमिनेंट मेथड से एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, है ना। इजी है बिल्कुल, बस एक लिखने का ढंग है, जो अगर आपको पता चल गया तो एक ही लाइन में इसका आंसर है। एक बार फिर से बताता हूं, रुको, देखो, क्योंकि पहली बार तुम इसको देख रहे हो ना क्लास 11 में, तो इसलिए तुम्हें एक बार फिर से बताता हूँ। ये मेथड बड़ा इजी है। अब बहुत बार पता क्या करते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये मेथड बताते नहीं है, वो वही ट्रेडिशनल वे में बता देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे को बड़ा मुश्किल सा लगता है फिर ये क्वेश्चन। देखो, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, एक तो ट्रेडिशनल वे, जो तुम एक काम करना, घर से तुम ट्राई भी करना, ठीक है। ट्राई क्या करना और देखना क्या आंसर आता है उसका, और कितना टाइम लगता है उसका आंसर आपको लाने में। इस ए एक्स आई कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना, फिर आपको पता चलेगा आई क्रॉस आई, ये तो 0 हो जाएगा, फिर आई क्रॉस जे, इसका आंसर के होगा, ए एक्स और बी वाई बन जाएगा, है ना। तो देखो, ए एक्स और बी वाई बनेगा, के कैप आएगा। इसी तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करना, फिर इसको इन तीनों से करना, इसको इन तीनों से करना, फिर देखना कितने स्टेप्स में तुम्हारा आंसर आता है और कितना टाइम लगता है। और एक ये मेथड, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखने का तरीका क्या है? देखो, इन दोनों इक्वेशन से कॉमन क्या है? आई कैप जे कैप के कैप, वो इसके पास भी और इसके पास भी है, तो वो तुमने लिखना टॉप पे आई जे के। उसके बाद तुमने क्या करना, आई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पहली इक्वेशन में वो लिख दिए ए एक्स, जे का लिखा ए वाई, के का लिखा ए जेड। फिर दूसरी इक्वेशन में आई का कोऑर्डिनेट कौन है? बी एक्स, जे का कौन है? बी वाई, के का कौन है? बी जेड, ऐसे लिख देना है। फिर आगे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, जब आई कैप को लिखना है यहाँ पे, तो उसके साथ आई कैप के साथ एसोसिएटेड जो रो है, ये देखो, ये रो ये कॉलम, इसको छुपा देना है। बचा क्या आपके पास? यही 4 चीजें बची। इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद क्या करना है? माइनस लिखना है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, ठीक। तो फिर क्या किया तुमने? फिर तुमने लिखा माइनस जे कैप, ये देखो माइनस जे कैप। अब तुमने क्या करना है? जे कैप के साथ जो हमारा कॉलम है और जो रो है, इसको बंद कर दिया,
बचा क्या पीछे, ये चार ही चीजें बची, ये देखो है ना, ये चार चीजें बची, ब्लॉक कर दिया ना तुमने रो और कॉलम को, तो ये चार चीजें बची, जो चार चीजें बची ना उसको करना मल्टीप्लाई, ये देखो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक। फिर क्या करना आपने, ये देखो ये लिखा मैंने, फिर प्लस, तीसरा क्या होता है, प्लस होता है, के कैप लिख दिया। अब तुमने क्या करना है, के कैप के साथ एसोसिएटेड में जो रो और कॉलम है उसको करना है ब्लॉक, कर दिया ब्लॉक। अब जो बचा, क्या बचा, यही चार चीजें बची ना, तो अगर ये चार चीजें बची क्या करोगे, ए एक्स बी वाई माइनस टाइम्स ए वाई बी एक्स, देखो ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, है ना। तो तुमने देखा एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता है, इजी है ना, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम क्या, क्रॉस प्रोडक्ट इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लिखिए इसको, जल्दी करना, लिख लिया ना सबने, चलिए बता दूं, एक एग्जांपल मैं करवाता हूं, फिर एक तुम्हें करने के लिए बोलता हूं। देखो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि आपके पास जो ए वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो क्या करेंगे बताइए, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके बराबर, मैंने कहा डिटर्मिनेंट लो, ले लिया डिटर्मिनेंट, फिर मैंने कहा जो कॉमन है वो ले लो, i कैप j कैप k कैप, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला फिर प्लस, ठीक है जी। अब क्या करना है, आई कैप के जो कंपोनेंट लिख दो उसको 2, यहां क्या आएगा 3, यहां आएगा -4, और यहां क्या आएगा 1, आई का कौन है यहाँ पे 1 कंपोनेंट 1, जे का भी कौन है 1, के का भी कौन है 1, है ना, ठीक है ना। अब इसको करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैप लिखूं मैं यहाँ पे, आई कैप, उसके बाद आई कैप जब लिखोगे तो आपने इस रो को ब्लॉक कर देना है, इस कॉलम को ब्लॉक कर देना है, तो फिर क्या करेंगे, बचा क्या, बस यही बचा मेरे पास, यही बचा ना, देखो यही बचेगा ना, देखो इसको ब्लॉक कर दिया, बचा क्या, यही बचा। जब इसको लिखोगे तो क्या 3, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 3 माइनस 4 × -4 -4 माइनस माइनस प्लस, तो यहां आएगा प्लस, इसमें क्या ही करना है, सही है ना। अच्छा अब मित्रों बताओ अब क्या करना है, अब क्या आएगा माइनस ए कैप, है ना, माइनस ए कैप, क्योंकि फॉर्मूला कहता है। अब क्या करना है, देखो किसको किसको ब्लॉक करना है, देखो इन दोनों को ब्लॉक करना है, बचा क्या, ये देखो ये चीज बची 1 2 3 4, तो 2 × 1 क्या आएगा 2, ये आएगा 2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा +4, है ना। इसी तरह से आप क्या करोगे, हाँ के कैप करोगे भाई साहब, प्लस के कैप, तो देखो के कैप का क्या आएगा, ये रो ये कॉलम ब्लॉक, 2 × 1 = 2 -3, तो देखो टोटल आंसर का क्या आ गया, ये आ गया 7i कैप -6j कैप -k कैप, खत्म आंसर इसका, है ना, कितना आसान। ये देख रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आपको आंसर मिल रहा है, क्या उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है भाई, उसके पास आई कैप है, उसके पास जे कैप है, उसके पास के कैप है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन है। इसलिए तो कहते हैं कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या है वो, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, समझ आया। एक और एग्जांपल करें इसकी, कर लें, चलिए कर देते हैं फिर, अगर बोल रहे हो आप तो। देखो एक ही लाइन में आंसर है यार, है ना, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट वाला मेथड, सिर्फ एक बात में समझना है ध्यान से, उसके बाद विदिन सेकंड आप इसका आंसर निकालोगे यार, है ना। चलो एक और करते हैं, माइनस प्लस का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे थोड़ी गलती करते हैं, माइनस प्लस की गलती कर देते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर आपको दिया, मान लो ऐसे रखते हैं, आई कैप -j कैप -k कैप, बी वेक्टर आपको दिया है -i कैप -j कैप +k कैप। अब देखता हूं तुम माइनस प्लस की गलती करते हो या नहीं करते हो, ठीक। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। क्या करेंगे इसके लिए, जैसा मैंने आपको बता दिया, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखोगे, उसके बाद आई का कंपोनेंट 1,
जे का -1, के का -1। सेकेंड इक्वेशन में -1 प्लस 1 आई क्या, देख लो यहाँ पे, इसको इसको ब्लॉक किया, क्या आया -1, हाँ -1। अब माइनस जे कैप, अब देखना इसको और इसको ब्लॉक कर लो, 1 × 1 1, और इसको ऐसे करेंगे तो फिर -1 -1 प्लस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस। अब आएगा प्लस के कैप, अब देख लो यार ध्यान से, ये आएगा, इसको ब्लॉक कर दिया, 1 × -1 -1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, तो अब देखो क्या आंसर आता है इसका। इसका आंसर आया -2i कैप, ये 0 बन गया, और -2k कैप। ठीक, ये आपका इसका आ गया आंसर। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना जिसमें ढेर सारे माइनस होंगे, तो उसमें तुमने ध्यान रखना है किसका, माइनस का ध्यान रखना, बस माइनस प्लस का ध्यान रखोगे तब जाकर क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने का? देखो यार, मजा आना चाहिए पढ़ने का, फिर ही तो कुछ बन सकता है तुम्हारा, वरना क्या है। ठीक है ना, एक चीज होती है यार, बता दो, ये जो जर्नी आपकी है अभी, है ना, 11th 12th की जो ये जर्नी है, इसको एंजॉय करो। अब आ ही गए हो तुम मेडिकल नॉन मेडिकल में, है ना, वरना तुम आर्ट्स रख लेते, चलो थोड़ा और इजी हो जाता। अब नॉन मेडिकल रख लिया हुआ है, मेडिकल रख लिया हुआ है, अब ट्यूशन पढ़नी ही है, फिजिक्स पढ़नी है, तो दुखी होकर क्यों पढ़नी है? पढ़नी है तो अच्छे एंजॉय करके पढ़ो, है ना, इस जर्नी का मजा लो, मेथड को एंजॉय करो, कुछ नया सीखा आज, है ना। और तुमने खासकर मेडिकल वालों ने वो सीखा जो तुमने कहीं पढ़ना हो, और पढ़ना भी नहीं है कहीं, ये तुम्हें सिर्फ फिजिक्स वाला ही बताएगा जो बंदा, ये हम ही बताएंगे ना तुम्हें डिटरमिनेंट क्या होता है, जिनका मेडिकल है। जिनका मैथ है चलो उनको फिर मैथमेटिक्स वाले सर भी बताएंगे कि क्या होता है डिटरमिनेंट। चलिए फिर इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे।